स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज भी सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले पर समाअत करेगी। पिछली समाअत में याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि आर्टिकल 370 को छेड़ा नहीं जा सकता। इसके जवाब में जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस आर्टिकल का सेक्शन C ऐसा नहीं कहता। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, आज की समाअत कितनी अहम है? जी देखिए, आज इस पूरे मामले में फिर से संविधान पीठ की सुनवाई होगी, क्योंकि कपिल सिब्बल की तरफ से जो बहस है वो फिलहाल की जा रही है। संभवतः आज कपिल सिब्बल की तरफ से जो दलील है वो कंप्लीट कर ली जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 370 के संवैधानिक पहलुओं पर फिलहाल ये जो दलील है वो दी जा रही है। विशाल, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कपिल सिब्बल फिलहाल संविधान पीठ को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसद आर्टिकल 370 को हटाने के लिए कितना बाध्य है और कितने हद तक संसद इस मामले में इंटरवीन कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के लिए संसद के पास फिलहाल जिस मामले में विशेषाधिकार का प्रयोग किया गया है वो अधिकार फिलहाल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 के खंड 3 में साफ तौर से लिखा है कि अगर इस प्रकार का कोई फैसला जो सरकार है वो अगर लेना चाहती है तो सबसे पहले वहां पर रह रहे तमाम लोगों से उनका राय मशवरा करना चाहिए। वहां के जो चुने हुए लोग हैं उनसे इस पूरे मामले में चर्चा करने के बाद, और जब वहां की जो विधान काउंसिल है वो अगर इस पूरे बिल को पास करती है तभी संसद में चीजें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो इन तमाम दलीलों को फिलहाल कपिल सिब्बल की तरफ से भी रखा जा रहा है और कोर्ट में आज भी 10:30 बजे संविधान पीठ जब बैठेगी तो कपिल सिब्बल एक बार फिर से दलीलें कोर्ट में रखेंगे। तो अब देखना बेहद अहम है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जो आज सुनवाई होगी उसमें कपिल सिब्बल और दलीलों को कितना आगे बढ़ाते हैं। जी सुशील, तो क्या ये माना जाए कि कपिल सिब्बल जिन किसी भी याचिकाकर्ताओं की वो नुमाइंदगी या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कोर्ट में, क्या उनकी दलीलें आज पूरी हो जाएंगी? आज उनके लिए आखिरी दिन है और उनके जो भी याचिकाकर्ता उनके लिए? जी देखिए, कपिल सिब्बल फिलहाल अकबर लोन की तरफ से उनका पक्ष रख रहे हैं। 10 घंटे का समय फिलहाल कपिल सिब्बल के द्वारा मांगा गया था, तो संभवतः 2 दिन जब इस पूरे मामले की सुनवाई पिछले दिनों हुई तो कपिल सिब्बल ही दलील दे रहे थे, क्योंकि 10 घंटे का समय उन्होंने मांगा था। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा था ये बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, क्योंकि कई जो बड़े वकील हैं उनको सुनना है, लिहाजा 10 घंटे का समय जो है वो कम किया जाए। तो ये माना जा सकता है कि आज कपिल सिब्बल अपनी दलील पूरी कर लेंगे। उसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम है, दुष्यंत दवे हैं, तो कई ऐसे बड़े वकील हैं जिनको दलील रखना है। आज ये माना जा सकता है कि कपिल सिब्बल अपनी दलील पूरी कर लेंगे। जी एक और सवाल सुशील, आज जैसे आपने बताया कि अकबर लोन की तरफ से वो कपिल सिब्बल जो है बातें रख रहे हैं, तो अकबर लोन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो NC की तरफ से वो पिटिशन थी, तो क्या आज चूंकि उनके आखिरी दिन माना जा सकता है कपिल सिब्बल के लिए कि वो आज अपना पक्ष रखेंगे, तो क्या आज कुछ बड़े चेहरे ऐसे जो राजनीति से भी जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से, क्या आज फिर उनकी मौजूदगी दिखेगी परिसर में? फिलहाल जब पहली सुनवाई हुई थी तो इस पूरे मामले में तमाम जो बड़े चेहरे थे वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में मामले को सुनने पहुंचे थे। उम्मीद जरूर की जा सकती है, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, लोगों की आवाम से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से अगर तमाम जो बड़े नेता है, क्योंकि संसद भी चल रही है, तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में ही मौजूद हैं, अगर उनको लगता है कि वाकई आज सुनवाई में हिस्सा लेना चाहिए तो निश्चित रूप से वो सुनवाई में आज शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी कि तमाम बड़े चेहरे इसमें शामिल होते हैं या नहीं। लेकिन ये जरूर कह पाऊंगा कि जो बड़े वकील हैं इस केस से जुड़े हुए वो जरूर कोर्ट में मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी के लिए। हम आगे भी आपसे इस बारे में अपडेट लेंगे। तो सुशील पांडे हमें बता रहे थे कि आज की समाअत कितनी अहम है। आज जो 370 का जो एब्रोगेशन हुआ था उसे जो निरस्त किया गया था, तो उस निरस्त किए जाने के खिलाफ जो अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दायर थीं, उन अर्जियों पर तकरीबन 4 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई है। और ये समाअत अभी, जैसा कि पहले आप सबको पता है कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी है, और जिसमें सिर्फ 2 दिन शुक्रवार और मंगलवार, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये 2 दिन के अलावा छोड़ के बाकी हर दिन समाअत होनी है। जो अवकाश होता है रविवार या शनिवार तो अलग है।
तो वो समाअत फिर आज शुरू होगी और आज ऐसा समझा जा रहा है कि कपिल सिब्बल का जो अपनी तरफ से पक्ष रखने का वो समय था आज वो पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एसआईए ने नीलकंठ गंजू कत्ल केस की तहकीकात के लिए अवाम से मदद तलब की है। 3 दहाई कबल रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू के कत्ल के पीछे बड़ी मुजरिमाना साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एसआईए ने एक मकतूब के जरिए इस कत्ल केस के हकायक या हालात से वाकिफ तमाम अफराद से अपील की है कि सामने आए और केस की तहकीकात में मदद करें। एलामिया में मजीद कहा गया है कि ऐसे तमाम अफराद की शनाख्त को मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखा जाएगा और इसके अलावा तमाम मुफीद और मुतल्लिका मालूमात को मुनासिब इनाम दिया जाएगा। अवाम से कहा गया है कि वो 8899004976 इस नंबर पर, एक बार फिर नंबर बताता हूं, 8899004976 या ईमेल ssp@jkpolice.gov.in इस ईमेल आईडी पर इस कत्ल से मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात के लिए राब्ता किया जा सकता है। आज स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जस्टिस नीलकंठ गंजू के बारे में पब्लिक को ये बोला है कि आप उस मर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस दे दीजिए। एक वेलकम स्टेप है। मैं मानता हूँ कि ये जो 34 साल 34 साल पहले जो उनका मर्डर हुआ था, खुलेआम उनको गोली मारी गई थी, तो एक वेलकम स्टेप है ये कि जो भी कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, ख़ास तौर पर जो हमारे टॉप कश्मीरी पंडितों के जो वहाँ एक्टिविस्ट्स थे, लीडर्स थे, चाहे हमारी माताएं थी या बहनें थी, तो अगर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसे मर्डरों को जो कत्ले आम हुआ था उस समय में हमारे लीडरों का, आम जनता का, इसको अगर इन्वेस्टिगेशन पे शुरू करती है तो एक वेलकम स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। मैं मानता हूँ कि आगे जितने भी ऐसे बहुत सारे इतनी क्लींसिंग जो हुई थी उस पर भी अगर ये एक उस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते तो बहुत अच्छा होता। मैं मानता हूँ कि ये एक वेलकम स्टेप है और लोगों को साथ देना चाहिए। मैं मुसलमान भाई जो कश्मीर में हैं उनको भी अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसे हादसात से रिलेटेड, ऐसे मर्डरों से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर करें जो हमारी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनसे। जस्टिस नीलकंठ गंजू को हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर इसलिए गोली मार दी गई कि उन्होंने एक जज होते हुए एक आतंकवादी को सजा दी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और खासकर यासीन मलिक के कहने पर उनकी हत्या करी गई। 33 साल से एक जज न्याय का इंतजार करते रहे। आखिरकार स्टेट प्रशासन ने फैसला कर ही लिया है कि इस केस को स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सुपर्द किया जाए। एक सराहनीय कदम है, एक वेलकम स्टेप है, मगर साथ साथ उम्मीद करूंगा कि सिर्फ जस्टिस नीलकंठ गंजू का केस ही नहीं, अनगिनत कश्मीरी पंडितों का केस जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिनके साथ बलात्कार हुआ है, जिनके साथ और भी दर्दनाक हादसे हुए हैं, उन सब केसेस को रीओपन किया जाएगा, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया जाएगा, एक एसआईटी फॉर्म करी जाएगी और विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म और विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को न्याय मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। के साथ समीर, ये जो मामला है जस्टिस गंजू का, जिसके ये नीलकंठ गंजू कत्ल केस, ये मामला, इस पर अब समाअत यानी ये मामला आगे बढ़ेगा, एक केस ओपन कर दिया गया है और इसमें अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स जो इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी रखता है तो वो आगे आए, वो पुलिस के साथ शेयर करे और उसकी जो पहचान है उसे पोशीदा रखा जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप थोड़ा हमें इसके बारे में हमारे दर्शकों को तफसील बताएं कि ये किन हालात में और कब ये कत्ल का मामला था और अब क्यों ये इतना अहम लग रहा है।
देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, अगर हम इस कत्ल की बात करें तो जो जस्टिस नीलकंठ गुर्जू है, उनका 4 नवंबर 1989 को उनका कत्ल किया गया था। जब वो हरी सिंह हाई स्ट्रीट जो कि श्रीनगर में है, वहां पे वो टहल रहे थे, कहीं पे जा रहे थे, तो 3 आतंकवादी आए, उन्होंने उनको घेरा और फिर गोलियां चला के उनकी हत्या कर दी। अगर हम जस्टिस नीलकंठ गुर्जू की थी, जब उनकी डेथ हुई तो तकरीबन वो 67 ईयर के 67 साल के थे। और उनके पीछे आतंकवादी ने क्यों निशाना बनाया, उसकी एक हिस्ट्री है। क्योंकि 60 की दहाई में, जब आपको याद हो कि जो मकबूल भट्ट थे, जो उन्होंने जेकेएलएफ बनाया था और जो कई आतंकवादी घटनाओं में थे, तो उनका केस यही प्रेजाइड कर रहे थे उस कोर्ट में। जस्टिस नीलकंठ गुर्जू ही उसके जज थे जिसमें सुनवाई चल रही थी। तो फिर 68 में जाके नीलकंठ गुर्जू की जो अध्यक्षता में ही जो उनकी जो कोर्ट ने ही उनको, मकबूल भट्ट को डेथ सेंटेंस सुनाई थी। कई केसों में उनकी मुलव्वस होने के बाद जो पाया गया था उनको, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना, अपहोल्ड किया। तो इसका मतलब है कि जब मकबूल भट्ट की को फांसी मिली, उसके बाद ही लगातार आतंकवादी नीलकंठ गुर्जू आतंकवादियों के निशाने पे थे। जब उनकी हत्या हुई उससे कई साल पहले उनके घर में बॉम्ब भी डाला गया था, एक बॉम्ब ब्लास्ट भी किया गया था, ग्रेनेड से हमला किया गया था। और उसके बाद हालांकि उसमें वो बच गए थे, लेकिन 4 नवंबर 1989 को जब आतंकवाद शुरू ही हुआ था कश्मीर मैली में, तो जस्टिस नीलकंठ गुर्जू की हत्या की गई। उसके बाद लगातार इस केस पे, जिस तरह बाकी केस हैं वो चलता रहा, लेकिन वो जो जस्टिस है फैमिली को वो नहीं मिल पाया। लेकिन अब जो एसआई है उसने फैसला किया है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, री इन्वेस्टिगेट करेगा, और इसमें इन्होंने लोगों से पूरे तथ्य माने जा रहे हैं। ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि जेकेएलएफ के ही जो आतंकवादी हैं, जो उन्होंने इसको अंजाम दिया है नीलकंठ गुर्जू के कत्ल को। अब वो कौन है, किसने किया है, ये सारा अब एसआई इन्वेस्टिगेट करेगा, क्या सर्कमस्टेंस। तो इसीलिए इन्होंने पूरा एविडेंसेस मांगे हैं, पूरा लोगों से मदद मांगी है कि वो सर्कमस्टेंसेस क्या थे, किस तरह से ये हुआ, पूरा पहलू को खंगाला जाएगा, उसमें लोगों की मदद ली जाएगी। बिल्कुल। तो जाहिर अब इसमें ये अब डिपेंड करता है कि कितने लोग इससे जुड़े जो इस बारे में जानकारी रखते हैं वो इस मामले में आगे आए। अगर उनके पास कोई जानकारी है तो उस जानकारी को साझा करें, चूंकि उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, इसका वादा किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका समेत तमाम जानकारी के लिए, और आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि आपको एक और हम अहम खबर दें कि किस तरह चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 6 मील के पास एक बस जो है वो डंपर पर पहाड़ी से पथरा गिरी। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ और क्या इसमें बड़ा नुकसान है या नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।